Hi students, one lesson a day brings you closer to your target every day. So एक लेसन यदि आप डेली सीखते हो आप अपने टारगेट तक डेली पहुंचते हो, एक स्टेप आप अपने टारगेट पे पहुंच रहे हो। हम आपको जो वीडियोस दिखा रहे हैं, मेरा मेन मकसद ये है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और ये आपके लिए सारा फ्री है और मैं चाहता हूं कि कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम मदद कर सकें, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफल हो सकें और लाइफ में भी सफल हो सके। उनकी जो साइंस की जर्नी है, जो उनकी केमिस्ट्री की जर्नी है, वो स्ट्रांग हो सके। तो हमारे साथ बने रहिए माउंट कार्मेल स्टडी हब के साथ में, और इसे आप जरूर सीखते रहिए और कमेंट लिखते रहिए, जिससे हमें भी हिम्मत मिलेगी और उत्साह मिलेगा आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और इसको अच्छे से चैनलाइज करने में हमारी मदद होगी। सो बहुत धन्यवाद। लेट्स लर्न टुडे द इम्पोर्टेंट लेसन। आज का जो इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि वो कौन सी चीजें थी, दो चीजें, वो दो महत्वपूर्ण चीजें जिसने एटॉमिक थ्योरी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया रदरफोर्ड के बाद में। वो कौन सी दो थ्योरी थी? तो आपको आज मैं बताना चाहूंगा कि ये दो डेवलपमेंट हुए, ठीक है, दो डेवलपमेंट हुए करीब 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में दो, एक तो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, जब इसकी स्टडी की गई, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जब स्टडी की गई, तो इस स्टडी से, ठीक है, और इसके पीछे जो साइंटिस्ट थे उनके योगदान से एटॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी सहायता मिली, ठीक है, एटम को समझने में, उनके स्ट्रक्चर को समझने में काफी सहायता मिली। तो एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इज द ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्वेल नेचर से मतलब, ड्वेल मीन्स होता टू, ठीक, ड्वेल मीन्स टू, दो, यानी लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट या रेडिएशंस के दो नेचर होते हैं। जहां भी रेडिएशन है वो लाइट है, जहां लाइट है वो रेडिएशन है, ये दोनों एक ही चीज है, आप समझिएगा, ठीक है। तो दो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट क्या क्या है? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट में दो चीजें आती है। तो लाइट जो है बिहेव करता है लाइक ए पार्टिकल्स, ठीक है, ये पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करता है। इसको जो है 1660 में न्यूटन ने ये बात बताई कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल्स की तरह से बिहेव करता है। पार्टिकल्स है नहीं, लेकिन पार्टिकल्स की तरह से लुक लाइक ए पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है तो पार्टिकल्स में मास होता है, और आप पढ़ चुके हो कि पार्टिकल्स में मास होता है, इट ऑक्युपाइज द स्पेस, इट हैज ए मास, लेकिन इसमें मास नहीं होता है, लेकिन है बिहेवियर जो इसका लाइट का है वो बिल्कुल कैसा है, पार्टिकल्स के जैसा, न्यूटन ने बताया। इसीलिए इसमें हम देखेंगे ये जो पार्ट है वो क्या हमें एक्सप्लेन करने में समर्थ है, क्या चीज को एक्सप्लेन करता है बेहतर रूप से, और क्या चीज एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, नहीं कर पाता है। अगर जो हम केवल एक ही एस्पेक्ट लेकर के चले न्यूटन का, और न्यूटन को हम सदी का, उस सदी का जो हम ग्रेटेस्ट क्या मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं, महान वैज्ञानिकों में हम न्यूटन को लेते हैं, न्यूटन है, आइंस्टीन है, उनको लेते हैं। लेकिन जो उसके बाद आते हैं 1870 में जिन्होंने खोज की, करीब करीब 200 साल के बाद, 1660 से 1870, 200 साल के बाद मैक्सवेल आते हैं, जेम्स सी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने जो खोज की कि लाइट ना केवल पार्टिकल्स है, क्योंकि पार्टिकल्स में कुछ चीजों को तो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो चीजें एक्सप्लेन पार्टिकल्स नेचर नहीं कर पा रही थी, उसको एक्सप्लेन इन्होंने किया। किसने किया? जेम्स सी मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1870 में किया, न्यूटन के करीब 200 साल बाद, ठीक है, इसकी व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि लाइट बिहेव्स लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बिहेव करता है। अब हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्वेल नेचर में कि जो लाइट जो या रेडिएशन है जो बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल्स की तरह से कैसे व्यवहार करती है। तो आप ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में आप पढ़ रहे हो कि जैसे
कोई स्मूथ सरफेस है और ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल लाइन है, और कोई भी रेज जो है जब स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, कोई भी रेज, तो ये क्या हो रही है कि वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। तो ये इसका मतलब हो गया, ये कोई पार्टिकल है जो टकरा करके वापस आ रही है। इट्स लुक लाइक ए पार्टिकल। और दूसरा भी आपने देखा होगा, जब वो कोई भी रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, मान लिया जाए यहाँ पर एयर थी, एयर से ग्लास में जाती है, मान लीजिए ग्लास का टुकड़ा है, तो ये क्या करती है, नॉर्मल की ओर रेस हल्का सा बेंड हो जाती है, हल्का सा स्लाइटली बेंड हो जाती है, और उसके बाद में जैसे ये रेस इससे निकलती है, वो फिर अपनी उसी अवस्था में वापस चली जाती है, ठीक है, ये ठीक है, उसी उसी अवस्था में जैसे आई थी वैसे चली जाती है, ठीक। तो ये इंसिडेंट रेज है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। तो ये भी पता चलता है कि ये अगर जो बेंड हो रही है, तो बेंड होने का मतलब हो गया ये पार्टिकल्स है और इसके पार्टिकल्स से वो कहीं टकराव है, जिसके कारण से बेंड हो रही है, ठीक है। तो इससे पता चला कि लाइट जो है एक प्रकार की क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है, एक प्रकार का पार्टिकल है। लेकिन बहुत सारी चीजों को ये व्याख्या नहीं कर पाते हैं। लाइट एज ए पार्टिकल अगर जो माना जाए, तो ये फेनोमेना को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इस फेनोमेना को। जैसे आप यहां देखिए, आपने ये प्रिज्म ले लिया आपने, ठीक है, और प्रिज्म पर जब लाइट आपकी पड़ती है, तो ये क्या करती है, हल्का सा बेंड होती है, इसके बाद जो ये आती है, तो बेस की ओर ही ये क्या होती है, मुड़ जाती है। ये ऊपर जाने के बजाय ये बेस की ओर जाके मुड़ जाती है और वेव की ओर बना देते हैं, वेव की ओर बना देते हैं, ठीक है। ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड लाइट में बिखर जाती है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? वहां पर तो आप दिखा रहे थे कि जब कोई दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो ऐसा होता है, लेकिन जब इस प्रकार के मीडियम में हुआ तो ये बिखर गया। ये डिस्पर्स कैसे हो गया? तो ये पार्टिकल है, पार्टिकल होता तो टकरा के वापस आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स भी हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल नेचर नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। दूसरा चीज ये भी देखा गया कि जैसे दो स्रोत से लाइट आ रही है, मान लिया जाए एक ये स्रोत से आपने लाइट दिया, ठीक है, और उसके बाद ये लाइट दूसरे स्रोत में गई, ठीक है, दूसरे जगह पे, मान लिया जाए दो इसके होल हैं, ठीक है, ये है, ये होल से लाइट जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये ऐसे 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 बिखर रही है, ठीक है, इस तरह से, या इसको ऐसे समझिए कि ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से बिखर रही है, ठीक है। और आगे ये लाइट जब इसमें प्रवेश करती है, तो ये दो, एक ये वेव बन जाती है, एक ये वेव बन जाती है, एक ये बन जाती है, और ये एक ये बन जाती है, एक ये बन जाती है, एक ये बन जाती है। तो यहाँ पर इन्फ्रेंस आ जाता है। ये क्या हो जाता है, इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंस पे क्या है कि लाइट का प्रभाव घटता बढ़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसी चीज हो, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक हो और यहाँ पर छोटा सा होल कर दिया जाए और इसमें लाइट अगर जो डाली जाए, तो इस किनारे किनारे पर जो है लाइट का प्रकाश, लाइट का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज को भी ये व्याख्या नहीं कर रहे आखिर ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए, इसको समझाने के लिए जेम्स सी मैक्सवेल जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनको जो है उन्हीं के कैटेगरी में रखा जाता है, आइंस्टीन के और न्यूटन के, और आइंस्टीन, न्यूटन और क्या नाम है, या उन्हीं की कैटेगरी, आइंस्टीन और न्यूटन की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो ये बड़े साइंटिस्ट हैं और इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो सचमुच जो है वेव है। क्या है? वेव के रूप में कार्य करती है। अब वेव समझने के लिए आपको हम कुछ वेव से रिलेटेड फैक्ट्स बता देंगे। तो लाइट, इन्होंने कहा कि लाइट
ना केवल पार्टिकल है बल्कि लाइट एक वेव है। ठीक है, वो कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब पढ़ने से पहले आप वेव क्या होता है वो समझ लीजिए। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, और तो वेव के थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड कर लीजिए कि वेव क्या होता है। ठीक है, तो वेव जो होती हैं उसमें इस तरह से, ऐसा लीजिए आप पढ़ चुके हो कि कहीं से कोई वेव ओरिजिनेट होती है। मान लिया जाए ये तालाब था, ठीक है, तालाब में आपने पत्थर डाला, तो जो पत्थर फेंका तो उसके कारण से जो वेव बनी, तो ये वेव क्या है? ऐसे 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 होती है, फैलती जाती है। ठीक है, इसको अगर जो इस रूप में अगर जो दिखाया जाए तो इस तरह से कुछ बनता है वेव। ठीक, उसमें वेब में ये चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्रस्ट, फिर ये आएगा यहाँ पे नॉर्मल पे, फिर ये ट्रो बनेगा, ट्रो, फिर क्रस्ट, तो ये वेवलेंथ कंप्लीट होती है यहाँ से यहाँ तक की एक वेव हुई। ठीक है, ये क्रस्ट से एक थ्रो का और उसके बाद फिर अगर जो ये जाएगी ये दूसरी वेव बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह से। ठीक है, और फिर और इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये। ठीक है, तो इसमें वेव लेंथ में इसमें क्या है? वेव में ये जो डिस्टेंस होती है दो क्रस्ट थ्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, थ्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट। ठीक है, और ये थ्रो, ये थ्रो। ठीक है, तो ये भी क्रस्ट, ये भी थ्रो है। ठीक है, तो ये जो दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, ये वैसे तो देखा जाए तो ये जहां से ये शुरुआत हुई और जहां तक ये गई, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार से एक वेव बनती है। ठीक है, एक वेव बनती है। तो अगर जो हम ये कहें कि यहाँ से शुरुआत हुई है कहीं से और यहाँ पर जा रही है, तो ये मतलब हो गया कि ये वेवलेंथ है। समझ गए? ये इसकी वेवलेंथ है। बस इसको हम समझाने के लिए कह रहे थे कि दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और तो वेवलेंथ आप समझ गए। ठीक है, इसमें जो आपको समझना है, इसमें वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड बिटवीन टू क्रस्ट या बिटवीन टू थ्रस्ट, दो ट्रॉ के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो लैम्डा होगी, चाहे दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी लैम्डा होगी। ठीक है, तो लैम्डा से इसको शो किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकेंड में कितने कितनी बार जो है ये थ्रस्ट और क्रस्ट हुए। ठीक है, कितने थ्रस्ट एंड क्रस्ट हुए, तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1/1 सेकेंड में कितने बार ये हुआ। ठीक है, ये होता है। और दूसरा चीज जो आपको समझना है, और फ्रीक्वेंसी को जो शो करते हैं हम कोई कोई एफ से करते हैं, और ज्यादातर आपको मिलेगा ये नू, ये वी जैसा होता है लेकिन इसको नू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नू। ठीक है, या न्यू नू। ठीक, नू से इसको शो करते हैं। ठीक, अब यदि ये ट्रैवल करती है तो इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। ठीक है, लाइट है तो लाइट की स्पीड को हम क्या कहेंगे? सी से शो करते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है और डिस्टेंस अपॉन टी के, तो डिस्टेंस इसका लैम्डा होता है, लैम्डा अपॉन टी मतलब समय, और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो लैम्डा एफ के। ठीक है, एक ये होता है। ठीक, और दूसरा एक और चीज होता है जिसको नो बार कहते हैं। नो बार, इसको मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है कि 1 मीटर में ये कितना जाएगा, कितने कितने वेव बनेंगे। ठीक है, तो ये जो निकाला जाता है वो 1/λ से लैम्डा का इनवर्स होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? ये आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि किसी की वेव लेंथ, सपोज वेव लेंथ 0.5 है, तो 1 मीटर में कितनी वेव बनेंगे, तो ये निकाला जा सकता है। ठीक है, मान लो इतना मीटर है तो ये 1 मीटर में
ठीक है, यानी इसको ऐसे कर लीजिए 0.0 मीटर में 1 वेव बनता है। ठीक है, कितना वेव बनता है? वो वेव लेंथ मतलब एक वेव की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने वेव बनेंगे? तो 1/0.5। तो इससे 50 पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ेगा, 5 टू 10 × 2। ठीक है, तो वेव नंबर से मतलब हो गए इनवर्स ऑफ लैम्डा होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको वेव में आप पढ़ चुके हैं, ये चीजें आपको दिमाग में बैठाना है कि वेव्स जब हम पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। वेव में वेव लेंथ होगी, वेव में फ्रीक्वेंसी होती है नहीं, और वेव में जो है वेव नंबर्स होते हैं, कितने वेव जो है 1 मीटर में बनती हैं वो है, और इसकी एक निश्चित स्पीड होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है? वो अगर जो लाइट है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितना होता है? 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वेव की थ्योरी में। दूसरा चीज है, अब आपको हम मेन फैक्टर पर लेके आते हैं। वो मेन फैक्टर क्या है? यदि आपको ये लेटर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं आपको वीडियो में, तो आप थोड़ा सा उसको जूम करिएगा। जूम करेंगे अगर जो वीडियो को, तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, और अच्छा से आप समझ पाएंगे। ठीक है, हर स्टेप को। और थोड़ा सा यदि समझने में कठिनाई होती है तो थोड़ा स्लो करके आप इसे देखिएगा, और ये आप फैक्ट्स आप अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट लिखिएगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और अब यहाँ पर और आपको बताना चाहता हूँ कि जो लाइट, जैसे इन्होंने कहा कि बिहेव्स लाइक ए वेव, तो जब वेव के रूप में बिहेव करती है तो इसमें इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साधारण वेव नहीं होती है। लाइट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये दैट मीन्स दे क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। दे क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये कैसे काम करता है? जब किसी स्रोत से किसी भी मान लिया जाए यहां से लाइट ट्रैवल करती है, कोई स्रोत है, मान लीजिए सूरज ही है, चलिए, ठीक है, यहाँ सन का गोला है, सूरज का गोला है, यहां से लाइट ट्रैवल करती है। तो जो लाइट ट्रैवल करेगी इस दिशा में, ठीक है, लाइट ट्रैवल कर रही है, मान लिया जाए इसको आप क्या कहेंगे, वेस्ट में, ठीक है, मान लीजिए वेस्ट की ओर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इसका क्या बनेगा? वर्टिकल बनेगा। ठीक है, वर्टिकल परपेंडिकुलर बनेगा। इसका परपेंडिकुलर मतलब हो गया इसका जो है 90 डिग्री। ठीक है, इसका 90 डिग्री ऐसे आप बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री, ये से समझिएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे दोनों हो सकती है। ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी के परपेंडिकुलर जो है, उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो जो लाइट का जो दिशा होगी उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या बनेगी? मैग्नेटिक। अब इसका परपेंडिकुलर बना दीजिए आप, इसका 90 डिग्री बनाइए। ठीक है, तो इसका अगर जो 90 डिग्री बनाओ तो इस प्रकार से ये मान लिया जाए है। ठीक है, तो इसका 90 डिग्री इधर बनेगा। ठीक, यस, ये बनेगा। ठीक, इस तरह से आप ले लीजिए कि ये समझिए कि ये एक्स एक्सिस पे है अगर जो लाइट जा रही है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगी। ठीक है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस प्रकार से बनेगी, यानी उसकी दिशा तीसरी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से बनेगी। ठीक, तो इसको इस तरह से कह लीजिए, दूसरे शब्दों में अगर जो कहें आप, दूसरे तरह से अगर जो डिजाइन करें आप, तो ये डिजाइन इस प्रकार से कुछ बनेगी, ठीक है। जैसे ये लाइट है, ठीक है, लाइट ट्रैवल्स इन दिस फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक इसका परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है, ठीक इसका परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है, ये ठीक इसका परपेंडिकुलर बनेगी, ये है। तो ये एक होगी, ये अगर जो आपकी क्या बनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बनी आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस तरह से ये कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सवाल ये दिमाग में आपके उठ सकता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ लाइट के ट्रैवल करते हैं? ट्रैवल नहीं करते, याद रखिएगा। जैसे रस्सी जब आप हिलाते हो पकड़ के, तो रस्सी में वेव बनती है, तो ऊपर नीचे क्या बनता है, क्रेस्ट और थ्रो बनता है, क्रेस्ट एंड थ्रो बनता है, मगर वो अपनी जगह पे रहते हैं, वो फील्ड अपनी जगह पे रहती है, समझ गए। लेकिन ये वेव ट्रैवल करती है एक कण को दूसरे कण को प्रभावित, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि ये वेव का मतलब होता है कि हलचल पैदा करना, समझ गए। वेव का मतलब क्या है, हलचल पैदा करना, यानी इसने इसको ठोकर दिया, इसने इसको ठोकर दिया, इसने इसको ठोकर दिया, इसने इसको ठोकर दिया, तो इस प्रकार से ऐसे देखिए, पहले वाले ने दूसरे वाले को ठोकर दिया तो ऐसे, ठीक है, फिर इसने दूसरे को ठोकर दिया, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये तीसरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये अगला जो कण होगा उसको इस तरह से ठोकर देगा, और ये फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, और इसको जो है ठोकर देगा, और ये इस तरह से, तो वेव इस तरह से बनती है, यानी जो मूल कण होता है वो अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी जगह पर रहते हैं, बस इनका जो प्रभाव है वो ठीक परपेंडिकुलर ईच अदर होता है, ठीक है। ये किसने बताया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, ये 1870 में बताया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो इन्होंने बताया कि लाइट जो है बिहेव करता है एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, समझ गए। ये वेव की तरह से व्यवहार करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा, इसकी जो लाइट का जो स्पीड होती है वो फिक्स है, लाइट की स्पीड फिक्स है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि the speed of light in vacuum is fix कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, ये बताया। बट तीसरी चीज कहा, बट लैम्डा इज डिफरेंट, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, बट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, बिकॉज हमने पढ़ा है अभी इसके पहले आपने देखा है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, जो स्पीड का फार्मूला आप देखो, ठीक है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड से सी कर लीजिए, तो लैम्डा अपॉन टी, ठीक है, और टी को हम 1/t को हम क्या कहते हैं, एक कैपिटल टी, 1/t को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी लैम्डा फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करती है सी अपॉन लैम्डा पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन लैम्डा अगर जो है, लैम्डा मतलब उसका वेवलेंथ अगर जो किसी की ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ कम है
तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आपने लाइट स्पेक्ट्रम देखा होगा, ठीक है, विबग्योर में देखो, विबग्योर में अगर जो इनको देखो तो इसकी जो है करीब 400 होती है और ब्लू की करीब 500 होती है ये लैम्डा, और इसकी लैम्डा जो है करीब 700 होती है। ठीक है, इसकी लैम्डा 700 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम है, लैम्डा कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, यानी जो स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम इसीलिए जो इसका मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनेगा वो अलग अलग विजिबल रेज का अलग स्पेक्ट्रम बनेगा। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, ये आपको तीसरी फोर्थ चीज आपको समझना है, जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है इसी कारण से बनता है। तो ये मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इसमें कंफ्यूजन मत होना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये हम बाद में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज अब आपको हम मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे बनता है, ये मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जो बताया किसने बताया, जेम्स क्लार्क ने। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में जो बताया वो किसने बताया है, प्लैंक ने। ठीक है, इतना फर्क भी समझिएगा। तो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट से ही जुड़ा है, दोनों स्पेक्ट्रम लाइट से जुड़े हैं, लेकिन वहां पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की विशेषकर बात की गई है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये जो है ये अरेंजमेंट है, इट इज ए मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एमएस लिख दे रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, इज एन अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऐसे कर लो। ठीक है, इंक्रीजिंग ठीक है, आर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब है ये वाला लगा लो आप। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, डिक्रीजिंग लैम्डा, डिक्रीजिंग लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज कॉल्ड, तो बस यहाँ पे एमएस लिखा है। ठीक है, तो एमएस क्या है, एमएस मतलब क्या, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ईएमआर। डिफरेंट ईएमआर का मतलब हो गया डिफरेंट रेंज की जो ईएमआर निकलती है। ईएमआर से मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इसका सिंपल मतलब लाइट। ठीक है, और लाइट में आप देखते हो कुछ तो विजिबल है जिसको हम देखते हैं, विबग्योर जो है हमारे लिए विजिबल है, लेकिन बहुत सारी रेज हमारे लिए विजिबल नहीं है। ठीक है, तो विजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करती है। यदि वो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में आता है तो वो हमें दिखाई देता है, इससे कम भी नहीं दिखाई देता, इसके बाद भी हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट EMR electromagnetic radiation in order of increasing or decreasing wavelength। ठीक है, उसके जो पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, मान लिया जाए ब्लू लाइट है। ठीक है, ब्लू लाइट अगर जो आ रही है तो उसका जो वेवलेंथ है कम है। ठीक है, वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसका कुछ इस तरह से बनेगा। अगर जो रेड है तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो जो वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम बनेंगी। ठीक है, क्योंकि
इस तरह से कुछ समझ लीजिए, ठीक है। तो हर एक जो लाइट है उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो अलग अलग बनेगा, इतना समझ लीजिएगा। वो किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर, ठीक है। तो अगर जो उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, and if you have still any problem to understand, please write to me and I will try to help you. Thank you. और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जो प्लैंक का है वो पूरा डिटेल हम उसमें देखेंगे, ठीक है। बस इसमें इतने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, समझ गए? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला आपको बताया था क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक अफेक्ट और इलेक्ट्रिक अफेक्ट और रेस, तीनों क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और एक बताना था आपको कि उसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो फिक्स होती है। और तीसरा आपको वो जो बताना है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? लैम्डा पे, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? जेसी मतलब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1870 में दिया था। थैंक यू।